स्वागत है आपका ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर में। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.2 के लिए जितनी भी जरूरी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, फिर पढ़ेंगे आप वास्तविक संख्याओं के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सबको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या हम सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि जब तक आपको इन सब का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप उनको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर आप उनको रटने लगेंगे, है ना। तो अब आप बताइए कि रटना अच्छा है या फिर समझना अच्छा है? समझना अच्छा है ना। तो फिर समझने के लिए हमें इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करिए, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए अपनी बुक में से प्रश्नावली को खोलिए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप प्रश्नावली के क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखे बिना सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, ताकि जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ें तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप इससे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर क्या होता है, P और Q पूर्णांक होते हैं और साथ में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही पढ़ा था। और हमने कुछ इसके एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे 1/2, -3/4, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम जानते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहां पर भी आपका जो है वो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण कैसे होंगे, देखिए आपको अपरिमेय संख्याओं में इस तरह से उदाहरण मिलेंगे, जैसे √2, अंडर रूट के अंदर 3, पाई। ठीक है, ये सभी जो है वो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अगर आपको रूट में संख्या मिलती है तो आप कह सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब आप बताइए, क्या रूट के अंदर 4 ये अपरिमेय संख्या है? बताइए, आप रूट को हल करना सीख चुके हैं तो आपने √4 का मान आप जानते हैं कि क्या होगा, 2 होगा जब ये रूट से बाहर निकलेगा। तो ये तो रूट में नहीं है ना। तो आपको ये भी देखना है कि वो संख्या जो रूट के अंदर है वो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वो पूर्ण वर्ग होती है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और वो पूर्ण घन भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात को भी आपको याद रखना है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास रूट के अंदर 9 मिला, तो रूट के अंदर 9 का मतलब क्या है? 3। तो ये तो रूट के अंदर नहीं है, इसका मान तो 9 है ना, मान 3 है। तो इसीलिए ये जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या होगी। तो आपको ये याद रखना है कि रूट के अंदर ऐसी संख्या हो जिसका ना तो वर्ग हो ना ही घन हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण मिल जाएंगे। अब आपको जो प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ इस तरह की संख्याएं मिलेंगी, वो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 0.1,
0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 3 बार 1, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएंगी, है ना। तो ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जब हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय सभी तरह की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, अपरिमेय संख्याएं प्लस परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, उनको आप समझिए क्योंकि वो आपकी प्रश्नावली में पूछे गए हैं, तो समझ लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब आपसे दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर दो कॉन्सेप्ट आपने देखे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी, है ना, प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब यहां पर उल्टा पूछ ले कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्याएं भी आती है ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये भी कथन असत्य होगा क्योंकि उसमें अपरिमेय संख्याएं भी तो होती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर। तो हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। उदाहरण में हमने देखा कि √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, है ना। हमें रूट के अंदर ऐसी संख्या देखनी है जो ना तो पूर्ण वर्ग हो ना ही पूर्ण घन हो। ठीक है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है और इस तरह की संख्याएं भी जो होंगी वो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब फिर हमने पढ़ा वास्तविक संख्याओं के बारे में। हमने कहा सभी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं को मिलाने पर हमको वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। आप पिछली क्लास में यानी क्लास 8 में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। अब हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना यहाँ पर सीखेंगे। मतलब √2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, √3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। तो अब आप जानते हैं संख्या रेखा पर तो हमको इस तरह की संख्याएं मिलती हैं, प्लस वाली, 0 और माइनस वाली। √2 तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है, तो फिर हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे इसको। देखिए, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो देखिए, आप स्टेप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर इस तरह से
किसी भी लंबाई की एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेना है किसी भी लंबाई की। इसके बाद आपको कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेना है, एक बिंदु ले लेना है, उसको नाम ओ दे देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ओ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब यहां पर आप नाप कर बनाइएगा। ओ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये दूरी 1 सेंटीमीटर की है। एक दूसरा बिंदु लेना है, वहां पर आपको उसका नाम ए दे देना है। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचना है, कहीं पर एक बिंदु ले लेना है, ओ नाम दे देना है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक दूसरा बिंदु लेना है, ए नाम दे देना है उसको। अब आपको क्या करना है, यहां पर बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो आप चांदे की मदद से भी बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। इस तरह से 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का यहां पर लिया है उतना ही, यानी आपको 1 सेंटीमीटर का यहां पर इस तरह से एक चाप लगाना है। ठीक है ना, आपको प्रकार की नोक यहां पर इस बिंदु पे रखनी है और इस तरह से आप रख करके और इस तरह से आर्क लगा दोगे, एक चाप लगा दोगे, और ये जो बिंदु मिलेगा इसको नाम आपको दे देना है बी। तो ये दूरी भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस बी से बिंदु ओ को मिला देना है। क्या करना है, बी से ओ को मिला देना है। तो देखिए ये कोण आपका 90 डिग्री का था, है ना। तो यहां पर ये जो आपने इसको मिलाया, तो ये क्या बन गया, एक ओ बी ए, ये बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से √2 लेकर के आएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका स्टेटमेंट अगर लिखें हम तो ऐसे लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है ओ बी ए, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होगा हमारा, ये वाली भुजा, ये जो ओ बी है ये हमारी क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। तो ओ बी का वर्ग लिख दिया। लंब क्या होता है, ये लंब हो जाएगा, तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर वर्ग प्लस आधार आपका क्या होगा, ओ ए होगा। तो ये हो जाएगा आपका ओ ए का वर्ग। इतना समझ में आ गया। देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, एक लाइन खींची थी, उस पर हमने एक बिंदु ओ ले लिया था, उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु ए लिया था, फिर उस बिंदु ए पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था, फिर हमने ए को प्रकार की नोक को ए पर रखा और 1 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया, तो हमको बिंदु बी मिल गया। ठीक है, फिर हमने बिंदु बी से ओ को मिला दिया था, इतना किया था। तो ये हमें क्या मिल गया था, एक समकोण त्रिभुज मिल गया था। अब हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमने इसका स्टेटमेंट लिख दिया। अब इस समकोण त्रिभुज में ओ बी कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग, लंब ए बी है तो ए बी का वर्ग, और आधार ओ ए है तो ओ ए का वर्ग। ठीक है, अब हम इनके मान रखते हैं। ओ बी तो हमको पता नहीं है, तो हम ओ बी को ओ बी ही लिख देते हैं। ए बी कितना है, ए बी हमारा 1 सेंटीमीटर हमने खींचा था, तो ए बी का मान हो गया 1 का वर्ग प्लस ओ ए कितना है, ओ से लेके ए तक का ये भी 1 सेंटीमीटर है,
तो ये भी हमारा 1 का वर्ग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं। OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, आप जानते हो 1 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 1 के वर्ग का मतलब होता है 1 का 2 बार गुणा, इस तरह से। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। अब इसको आप जोड़ोगे तो OB का वर्ग बराबर आ जाएगा 2, 1 और 1 जोड़ा तो 2 हो गया। अब ये जो वर्ग का साइन है यहां से, जब ये वर्ग हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। तो हमने ये हटाया तो यहां पर इस तरह से वर्गमूल आ गया। तो ये OB का मान आ गया हमारा √2। तो OB क्या है, ये है √2। तो ये इतना हमें मिल गया। हमने √2 को कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर अभी नहीं लाए हैं, समकोण त्रिभुज में हमने √2 को ला दिया है। अब हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, देखिए आपको क्या करना है, प्रकार की नोक को O बिंदु पर रखना है और फिर B बिंदु पर इस तरह से, देखिए प्रकार की नोक को रखेंगे और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप इस तरह से बढ़ाते जाओगे। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा इस संख्या रेखा पर, ये जो दर्शाएगा वो √2 को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, √2 को दर्शाएगा। क्या किया आपने, O को, प्रकार की नोक को O पर रखा और फिर आपने B पर इस तरह से चाप लगाते हुए इस तरह से आपने मिलाया, तो ये इस लाइन पर यहाँ पर काटेगा और जिस जगह पर इसने काटा इस जगह को, इस ये जो बिंदु आया, ये बिंदु ही √2 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से हम √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए अब एक जल्दी से हम दोबारा से रफ वर्क में करते हैं। क्या किया था हमने, देखिए हमने सबसे पहले एक लाइन खींची, उस पर हमने एक बिंदु O लिया था, फिर वहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु A लिया, फिर हमने बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर हमने 1 सेंटीमीटर का यहां पर एक आर्क लगाया ऐसे नाप करके, तो ये पॉइंट हमने B मान लिया। फिर OB को हमने आपस में मिला दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो √2 OB का मान कितना आ गया, √2 आ गया। फिर हमने प्रकार की नोक को O पर रखा और पेंसिल वाली जो नोक होगी इस तरह से, उसको हमने इस तरह से आगे बढ़ाया, तो ये संख्या रेखा पर इस जगह पर काटेगा। संख्या रेखा पर इस बिंदु पर जो काटा, ये बिंदु आपका √2 को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। अब मान लीजिए आपको संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करना है, तो आप कैसे करोगे। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए। अब हमको संख्या रेखा पर √3 को दर्शाना है, तो देखिए उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जितना √2 के लिए काम किया था वो सब हमें फिर से करना होगा, उतना तो करना ही है, उसके आगे करना पड़ेगा। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचना है, कहीं पर एक पॉइंट आपने O ले लेना है, उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट A लेना है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अब आपने क्या करना है, पॉइंट A पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। फिर पॉइंट A पर आपको यहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए इस तरह से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक निशान लगाना है, चाप लगाना है। तो ये पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट आपको बिंदु B मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, O से लेके B को जोड़ देना है। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई हुई थी, तो वहां पर हमको क्या मिल गया था, हमको √2 मिल गया था। अब आपको दोबारा उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, √3 चाहिए। तो √3 के लिए अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर अब जो आपने यहाँ पॉइंट A के लिए काम किया था, वो सारा काम आपको अब B के लिए करना होगा। तो आपने यहाँ पॉइंट A पर क्या किया था, 90 डिग्री का कोण बनाया था, तो अब आप पॉइंट B पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे इस तरह से। तो पॉइंट B पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट A पर प्रकार की नोक को रख करके एक 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया था,
उसी तरह से आप यहां पर प्रकार की नोक को रखकर 1 सेंटीमीटर का चाप फिर से लगाओगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का चाप आप फिर से लगाओगे। तो आपने इस पॉइंट को नाम मान लीजिए दे दिया ए, यहां पर सी नाम दे दिया आपने। ठीक है, इसको आपने सी नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अब √2, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया क्या, OBC। अब हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपका अभी कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो आपको क्या बताना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कौन सा समकोण त्रिभुज लिया हमने, OBC, ये वाला लिया है। तो इसमें कर्ण क्या है, OC। ठीक है, तो OC का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा, BC का वर्ग प्लस आधार क्या होगा इसका, OA नहीं होगा, ये वाला होगा OB का वर्ग। मान रख देंगे इसके। OC का तो हमें मान पता नहीं है, तो हम OC को अभी OC का वर्ग लिख देते हैं। फिर BC का मान कितना है, BC 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मान कितना हो गया, 1 का वर्ग प्लस OB का मान कितना लिया हमने, ये √2 निकाला था, तो ये √2 का वर्ग हो जाएगा। कितना, √2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, OC का वर्ग, इसका वर्ग खोलेंगे, 1 का वर्ग आपने अभी देखा था 1 होता है। अब √2 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है। कैसे, आप याद रखिएगा, जब रूट के अंदर कोई संख्या, √2 के वर्ग का मतलब √2 का 2 बार गुणा, √2 का 2 बार जब गुणा होता है, तो ये यहां पर इस तरह से समझ लीजिए, √2 और √2 का गुणा 2 होता है। अगर मान लीजिए √3 और √3 का गुणा होता तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। √4 और √4 का 2 बार गुणा होता तो √4 हो जाता। अगर √10 का गुणा √10 में 2 बार हो रहा है तो 10 हो जाता। मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये आ गया 2। अब OC का वर्ग बराबर 2 और 1 कितना होता है, 3। अभी आपको बताया था कि जब ये वर्ग हटता है, वर्ग का निशान, तो इस तरफ लग जाता है वर्गमूल। तो OC का मान क्या आ गया, √3। तो ये देखिए OC का मान आ गया √3। अभी आपने संख्या रेखा पर √2 को निरूपित किया था, तो इस तरह से किया था। अब √3 के लिए देखिए √3 आ गया, तो जैसे हमने √2 के लिए यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके इस तरह से आर्क लगाया था, इसी तरह से अब हम √3 के लिए आर्क रखा करके इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर हमने रखा और इस तरह से हमने, देखिए इस तरह से रखेंगे। आप अपने प्रकार की नोक को यहाँ पर रखना और पेंसिल की नोक को यहाँ रखना और इस तरह से आप आर्क लगाएंगे। देखिए इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आपका √3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, √3 को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर √3 को भी दर्शा सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम √2 और √3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। अब प्रश्नावली में हमको √5 को दर्शाने के लिए मिलेगा, तो वहां पर हम √3 के आगे इतना तो करेंगे ही, इसके आगे फिर से हम √5 को देखेंगे, तो आपसे वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की प्रश्नावली के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।